पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में उबाल। देहरादून में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। भुट्टो मुर्दाबाद के लगे नारे। अंकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने तैयार की 500 पेज की चार्जशीट। 100 गवाहों के बयान किए गए हैं दर्ज। एसआईटी सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी चार्जशीट। चंपावत में 2.5 किलो चरस के साथ पुलिस ने एक नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से भारत में कर रहा था चरस की तस्करी। और कालाडूंगी में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। किसानों की फसलों को भारी नुकसान। वन विभाग ने लिया नुकसान का जायजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से देश में बहुत गुस्से का माहौल है। और अब इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने कहा कि भारत की विदेश नीति की विश्व स्तर पर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। भुट्टो को अपने देश की चिंता करनी चाहिए, जो अंदर से खोखला हो चुका है। बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने भुट्टो के बयान के विरोध में आक्रोश रैली निकाली, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता महानगर कार्यालय से घंटाघर चौक तक इस रैली को लेकर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों ने भुट्टो मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की भी अपील की। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। उसके विदेश मंत्री ने अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है। और एक विदेश मंत्री अपने पड़ोसी के प्रति, देश के ऐसे नेता के प्रति जो आज विश्व स्तर पर एक अपना स्थान रखते हैं, एक बहुत ही भर्त्सनापूर्ण है। और पूरे देश के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है। और हम आज पुतला जला रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि बाज आए पाकिस्तान, बाज आए पाकिस्तान। और इस बयान की प्रतिक्रिया पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर भी है। आज वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी भर्त्सना कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट तैयार कर ली है। 100 गवाहों के बयानों के साथ तैयार 500 पन्नों की इस चार्जशीट को सोमवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ये पूरी जानकारी पुलिस प्रवक्ता और एडीजी वी मुरुगेशन ने पीएचक्यू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एडीजी का कहना था कि 90 दिन से पहले एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े हर गवाह का बयान दर्ज किया है, जिसमें सबूतों को भी अच्छे से जांचा गया है। साथ ही अब 100 गवाहों के बयान दर्ज कर 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है।
भंडारी है जो मिसिंग है, उस संबंध में पटवारी ने अपने एक रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा डीएम को कि इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर होना चाहिए। जो उसके बाद वो रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर हुआ केस, रेगुलर पुलिस ने मौका मुआयना कराया। फिर वहां का रिसोर्ट का स्टाफ को पूछताछ कराया। पूछताछ में पता चलता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो 3 लोगों के साथ पहले दिन गई थी, वापस नहीं आई थी। फिर उसके बाद उनसे 3 लोगों को कब्जा में ली गई, उनसे पूछताछ गहन से कराए गए तो उस पर उन्होंने कबूला कि हमने धक्का दे दिया नहर पे। फिर उसके बाद उसी पे उनको 302 पे हमने रिमांड करा लिया। फिर हमने नहर में खोजबीन शुरू कराए। वहां पे एक डेड बॉडी महिला की मिली, लड़की की, तो उसको उनके परिजनों ने आइडेंटिफाई कराया कि हमारा बेटी है अंकिता भंडारी। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराए पैनल डॉक्टर से, तो पैनल डॉक्टर से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। फिर उसके बाद हमने जो घटना पे मोबाइल फोन सीसीटीवी फुटेजेस है जहां पे भी है अवेलेबल, वो सारा हमने कलेक्ट कराया, उसको एनालाइज कराए गए। फिर जो भी विटनेसेस प्राइमरीली वहां पे थे उनको पूरा 164 भी हमने कराए जो कोर्ट के न्यायालय के सामने, वो सारा करके साक्ष्य पर्याप्त मिल गया। फिर हम 90 डेज के पहले हम चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। यमुना घाटी में नवनियुक्त भाजपा जिला मंत्री पवन नौटियाल का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान नवनियुक्त जिला महामंत्री ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट और जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी सत्येंद्र राणा का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश हाईकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए निष्ठा से कार्य करने का भरोसा भी दिलाया। सितारगंज में पुलिस ने कोतवाली में महिलाओं के साथ एक बैठक की, जिसमें कांस्टेबल ज्योति शर्मा ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 ऐप्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पुलिस की ऐप की जानकारी थी, इसके साथ ही साथ गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। एक नई ऐप बनाई है ये, जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, और एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है जिसमें कि गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए है और उत्तराखंड पुलिस ऐप को पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए पूरे उत्तराखंड में, यूपी में, आप कहीं भी चले जाइए, आप अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सकते हैं। तो आप जब इम्पोर्टेंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो उसमें उस जगह का, उस डिस्ट्रिक्ट के सारे महत्वपूर्ण नंबर खुल जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐप लॉन्च हुआ था, उत्तराखंड पुलिस ऐप। उसके अंदर कई वॉलेट्स हैं जिसमें महिला सुरक्षा और को देखते हुए गौरा शक्ति ऐप करके एक वॉलेट है। उसके संबंध में हमारी महिला आरक्षी हैं ज्योति शर्मा, ये लगातार काफ़ी टाइम से महिलाओं के संपर्क में गांव जाके, फैक्ट्रियों में जाके, गांव में इस गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड करा रही हैं। और चलिए बात करते हैं लोहाघाट की। पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता रैली निकाली, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमलेश सक्टा और एसओ मनीष खत्री ने किया। रैली के जरिए कैडेट्स ने लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया, साथ ही लोगों को यातायात के प्रति भी जागरूक किया गया। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा समाज में पर्यावरण को बचाने के लिए और प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज हम इस रामलीला ग्राउंड पर एकत्रित हुए हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक से हमारी धरती बहुत ही प्रदूषित हो रही है। प्लास्टिक के कारण से अनेक
जीव जंतु मर रहे हैं, हमारे समुद्र नष्ट हो रहे हैं और गंदगी फैल रही है। इसलिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसी के मद्देनजर यह अभियान यहाँ से महाविद्यालय लोहाघाट तक हम करेंगे। सुरक्षा सप्ताह में हम लोगों को ये बताएं कि 3 सवारी नहीं बैठानी चाहिए, हेलमेट का उपयोग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें अपनी माँ को जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 महीने जो उसने हमें पेट में रखा है ना, और मरने में हमें एक क्षणिक समय लगता है, उसको हमें देखना पड़ेगा, अपनी माँ की मार्मिकता को समझना पड़ेगा। और सड़क तभी सुरक्षित है जब हम सुरक्षित चले, हम उसके नियमों का पालन करें। हम 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हम सर में हेलमेट पहने, 3 सवारी न बैठाएं, और साथ में यदि हम कार चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट का अवश्य उपयोग करें। और जो हमारे यातायात के नियम हमें जो देते हैं उनका पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी जो सुरक्षा है उसके साथ साथ औरों को भी असुरक्षित करते हैं। हमारे महाविद्यालय लोहाघाट द्वारा जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। महाविद्यालय के मैं जो हमारे प्रोफेसर से मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही सारे छात्र छात्राओं का धन्यवाद है। आप लोग सभी लोग मिलकर जो है पॉलिथीन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारे एक विषम समस्या आपको पता ही है। इसके साथ ही महाविद्यालय के बच्चों द्वारा गौरा शक्ति ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये सड़क सुरक्षा हम लोग सप्ताह मना रहे हैं, तो इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बच्चों के द्वारा सभी लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है और ये हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी है। हरिद्वार में जोमेटो के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार किया। कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी में कर्मचारियों को लेकर मिलने वाली सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं। कर्मचारियों ने कंपनी के हरिद्वार प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। जो पार्टनर थे उनका एक्सीडेंट हुआ। जो कंपनी ने हमें एक मेडिकल दे रखा है 1 लाख रुपए का, उससे हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। अगर ऊपर से भी कहते हैं, मैनेजर को भी कहा है तो मैनेजर कहता है कि आप टीएल को बताइए। टीएल को बताया तो टीएल कहता है एप्लीकेशन डालिए, टिकट रेस किया, अब तक वो पैसा नहीं आया। उस बंदे ने अपनी जेब से 50,000 रुपये लगाए और जिस हॉस्पिटलों के हमारे ऐप में नाम दे रखे हैं हमने उसी हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमारे को अब तक इस चीज़ से कोई सुविधा नहीं मिली। सबसे पहली समस्या हमारे टीम लीडर से है। जो टीम लीडर है हमारा, वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाता है हर चीज़ का। कोई भी बात उससे अगर हम करते हैं तो वो हमारी आईडी बंद करने की धमकी देता है। हम यहाँ पे कहीं किसी बंदे का, किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाए, कोई टीम लीडर हमारा यहाँ पे आके नहीं देखता है। जो हमारे पास इसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रखी है उसमें भी किसी को कोई कुछ नहीं मिल रहा है। हम केवल इतना चाहते हैं कि सबसे पहले ये टीम लीडर यहाँ से चेंज किया जाए। दूसरा, जो हमारा रेट कार्ड था उसे वापस लाया जाए। कालाडूंगी के बिद्रामपुर चकलुआ में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते किसानों की फसलों और घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तमाम किसानों से बात की और नुकसान का जायजा लिया। मेरे बगीचे में सब नुकसान कर रखा है हाथियों ने, उसका भरपाई करो। करंट वाला तार लगाओ, चैनल तोड़ दिया मेरा। हम गरीब परिवार से हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारा तार बाढ़ कर दो। कल बीती रात ग्राम सभा बिद्रामपुर में हाथियों का आतंक रहा, जिसमें 7-8 हाथियों का आतंक रहा। काफी फसलों का नुकसान करा गया है और बगीचे नुकसान हुए हैं, मकानों को क्षतिग्रस्त करा गया है, जिसमें गोपाल राम आर्या जी का 6 बीघा की फसल को रोक दी गया है। एक गरीब काश्तकार हैं। और वहीं राजेंद्र सिंह बेसड़ा जी का मकान क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें चैनल में हानि पहुंचाई गई है। वहीं मदन राम जी, जिनका फसलों का उनका भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं फॉरेस्ट विभाग से उच्च अधिकारियों से बात करी गई तो सुबह मौके मुआयने में फॉरेस्ट विभाग के फॉरेस्ट गार्ड श्री मलकानी जी आए और उन्होंने सर्वे करा और अपने उच्च अधिकारियों से बात की। इसी में उनका कहना है कि गरीब काश्तकारों को उचित से उचित मुआवजा दिलाया जाए। चंपावत की बनबसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर चरस ला रहे एक नेपाली को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 2 किलो 550 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो ये चरस नेपाल से भारत ऊंचे दामों में बेचने के लिए ला रहा था। और हमारे जो बनबसा पुलिस है उनके संयुक्त चेकिंग में एक अभियुक्त को लगभग 2.5 किलो चरस के साथ में पकड़ा गया है। यह नेपाली नागरिक नेपाल से चरस को लेके भारत में दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। उसी दौरान एक सूचना के आधार पर दोनों की संयुक्त पेट्रोलिंग टीम ने इसको चेकिंग के दौरान पकड़ा है। फिलहाल उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है तथा ये भी उससे जानकारी के जो पूछताछ की उससे पता चला कि यह नेपाल से लेके आ रहा था तथा वो दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। बेसिकली वो कैरियर था तथा जहां से लाया जा रहा था उसके विषय में जानकारी की जा रही है तथा अगर आवश्यकता पड़ते उस विषय में नेपाल पुलिस की मदद। और चलिए अब बात करते हैं लोहाघाट की, जहां पर उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड रूम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की नींद खुल गई है। बता दें कि उप जिला चिकित्सालय में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर रिजाइन देने की धमकी दी थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अल्ट्रासाउंड रूम की व्यवस्था दुरुस्त की और नई अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द लगवाने के लिए सीएमओ पंचायत ने भी आश्वासन दिया है। सारी जनहित में ही थी और सीएमओ सर ने ऑलमोस्ट सारी पूरी कर दी है और जो भी रहे वो कर रहे हैं और हमारी मशीन भी जल्दी आ जाएगी। हमसे जो रिक्वायरमेंट रखी थी हमने उसे 2 दिन में पूरा कर दिया है। बाकी अभी दीदी ने बताया कि टेबल के लिए और जरूरत है, टेबल भी हम अभी ऑर्डर कर देंगे, 2-1 दिन में टेबल इनको प्रोवाइड कर। व्यू बॉक्स आ गया है हल्द्वानी से, मार्केट से उठा के लाना है, ऑर्डर किया था, बस उठा के दे दिया है। और हीटर 3000 वाट का इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें वायरिंग सब पुरानी है, ये पूरी बिल्डिंग में। अब की हम जिला प्लान में रखेंगे इसकी वायरिंग पूरी बिल्डिंग। वो कागजात हमने 6 महीने के प्रिंट करा के डॉक्टर साहब को हम अवेलेबल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां बैडमिंटन क्लब की ओर से आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का उन्होंने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से यूपीसीएल, बीएचईएल, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आगे बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहां पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य करने की जो पद्धति है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। चंपावत के सुप्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरी में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि नई पेयजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं लादीगढ़ पेयजल योजना का सर्वे कार्य भी शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। जब हम नवरात्रि में माननीय मुख्यमंत्री जी मां के दर्शनों को आए थे तो उनके द्वारा एक ये लादीगढ़ पंपिंग योजना की घोषणा की गई थी। उसमें भी जल संस्थान के द्वारा गत कुछ समय में जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून से जियोलॉजिस्ट आए थे तो उसमें कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि शीघ्र मां पूर्णागिरी धाम में आने वाले समय में पानी की किल्लत से छुटकारा मिले। माता पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 40 से 45 लाख श्रद्धालुओं को आते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या लंबे टाइम से बनी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद वहाँ पर वर्तमान में एक जो जलकुनिया से पाइपलाइन आनी है उसका कार्य गतिमान है और दूसरी एक जो लादीगढ़ पंपिंग योजना है उसका सर्वे भी शुरू किया जा चुका है और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक देश को अग्रणी राज्य के तौर पर उत्तराखंड को प्रस्तुत करना है। देश का अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाना है। इसके लिए आईएएस अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक क्षमता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आए हैं उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए। जन समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अपने कार्यों के लिए आम जन को दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। हमारे सभी अधिकारी सरकार का कहीं न कहीं एक चेहरा दर्पण होता है। उनसे सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीतियाँ आम जनमानस तक पहुँचती हैं। तो सभी लोगों का क्योंकि अभी मसूरी में 3 दिन का चिंतन हुआ था और उस चिंतन में बहुत सारी बातें आई थी, बहुत सारे विचार बिंदु आए थे, बहुत सारे आगे करने वाले काम आए थे। उन सभी को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार का जो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और दूर दराज के गांव तक जाना, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ग्राम सभाओं तक जाना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाना, इसी पर हमारा फोकस है। साथ ही साथ 2025 का हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड हो, हिंदुस्तान का अग्रणी उत्तराखंड हो, हम पहली पंक्ति में हो, इसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है। तो इसमें हमारे अधिकारी मुख्य रूप से उन्हीं को काम करना है। तो इस पर चिंतन करें और इस पर आगे बात बढ़ेगी। शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगरपालिका सभागार गोपेश्वर में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जनपद स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मास्टर ट्रेनर विकास छाछर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से सभी को विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है। इस दौरान गोष्ठी में आए सभी जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर सुझाव भी मांगे गए। आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में कहा गया था इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी के अनुपालन में फिर जिला स्तर की गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। अभी हम लगभग सारे ही जिलों में करके आ रहे हैं। हम आज गोपेश्वर में इसी संबंध में गोपेश्वर जिले के जितने भी स्थानीय निकाय थे सबकी गोष्ठी आयोजित की गई थी और इसमें सारी के साथ जितनी भी चमोली जिले की पालिकाएँ रहीं और यूएल भी रही हैं उन्हें बिठाकर इसी तीनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर चर्चा की गई और आपस में दौर में यही कि इन सब चीज़ों का पालन सही तरीके से हो के बारे में चर्चा की गई। जिला स्तरीय सिंगल यूज प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण और एवं अधिशासी अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं उनमें हमें अपने कूड़ा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। और हमारे गोपेश्वर नगर में जैसे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है और हमने जो ये लीकेज और डंपिंग जोन इस विषय पर उन्होंने हमें विस्तार से अवगत कराया है। सितारगंज पुलिस ने खनन को लेकर व्यवसायियों की बैठक बुलाई, जिसमें एसएसआई विनोद फर्त्याल ने खनन व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टर सहित स्टोन क्रशर के मालिकों को निर्देश देते हुए कहा कि वाहनों की आवाजाही के समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सुबह और शाम के समय खनन वाहनों के आने और जाने के समय पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। कैलाश नदी में कुछ खनन के पट्टे स्वीकृत तो हुए हैं और उन पट्टों का किस प्रकार से संचालन किया जाएगा इसको देखते हुए और आम जनता को खनन वाहनों से कोई दिक्कत ना हो इस बात को देखते हुए हमारे द्वारा आज
कोतवाली परिसर में खनन व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर तथा जो क्रेशर मालिकों की मीटिंग ली गई है और सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि खनन के समय कोई भी ट्रैफिक इशू ना आए। अगर कोई ट्रैफिक इशू आता है तो उसका जो है पुलिस के साथ मिलकर जो है तत्काल उसका जो है निराकरण कराएंगे तथा उस समय काफ़ी मजदूर वर्ग बाहरी प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए आता है और उनके रहने खाने की और किस प्रकार के वो लोग हैं उनका जो सत्यापन होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए सभी लोगों को ये भी बताया गया कि जो भी मजदूर जिनके पास काम करने के लिए आएगा उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो है अपने मजदूरों का सत्यापन कराएंगे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।